हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कुछ जावा के इंटरव्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर करके पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने वो मेंशन किए हैं जो मैंने फेस किए हैं इंटरव्यू में और जो मुझसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा। देखो, अगर जावा का इंटरव्यू दे रहे हो, अगर इंटरव्यूअर चाहता है आपको पूछना कि आपको समझना कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जावा की या नहीं, तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लास लोडर। अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट नहीं आ सकता है, ठीक है, कि कोई तुमसे डायरेक्टली पूछ ले कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लास लोडर, राइट। हो सकता है कि अगला बंदा तुमसे पूछ दे कि वर्किंग क्या है इसकी, राइट, कि अगर ये काम कैसे करता है जावा में, क्लास लोडर कैसे काम करता है, राइट। अगर कोई ऐसे पूछ दे तो इसका आंसर कैसे करोगे। देखो, वैसे तो एक लाइन का आंसर है कि अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट करना चाहता हूँ इंटरव्यूअर से, कि अगर मैं बोल दूं डायरेक्ट कि क्लास लोडर जो होता है यार मेरा हेल्प करता है, एक जीआरई का पार्ट है मेरा, और जो डॉट क्लास फाइल्स होती हैं उनको रन टाइम पे लोड करने के लिए लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरव्यू थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो और थोड़ा सा आप अगर आप उसको एलैबोरेट करना चाहते हो और बताना चाहते हो सामने वाले इंसान को कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप बता सकते हो कि यार 3 टाइप के मेरे क्लास लोडर्स होते हैं। तो जो ये क्लास लोडर्स हैं वो हायरार्की डेलीगेशन सिस्टम फॉलो करता है। अब ये थोड़ा वर्ड सिर्फ यूज करने के लिए कि हायरार्की डेलीगेशन एक अप्रोच है उसको फॉलो करता है। बट अगर आंसर करना होगा तो मैं कैसे करूंगा कि हाँ 3 टाइप के मेरे क्लास लोडर्स होते हैं। अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये डायग्राम है कि ये 3 टाइप के मेरे क्लास लोडर्स हैं अगर मेरी जेवीएम है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई भी क्लास आपने रीड करनी है, ठीक है, अगर मैं एक यूटिल पैकेज में से एरेलिस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, अगर उसकी डॉट क्लास फाइल पड़ी हुई है या आपकी कोई कंपाइल्ड क्लास है वो आपको लोड करनी है, ठीक है, डॉट क्लास फाइल लोड करनी है, तो जेवीएम क्या करता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है मेरा सब सिस्टम को, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आती है सब सिस्टम के पास, ये कुछ नहीं करता है, ये सीधे रिक्वेस्ट को दे देता है एप्लीकेशन क्लास लोडर के पास। जो क्लास लोडर्स में सबसे पहला जो हमारा लोडर होता है वो एप्लीकेशन है। अब ये डेलीगेट कर देता है अपने रिक्वेस्ट को हमारे एक्सटेंशन के पास, एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास, और ये कर देता है बूटस्ट्रैप के पास। अब आप मेरे से पूछोगे ये पूरा मतलब क्या है। देखो, एज एन इंटरव्यू परफेक्ट मैं पूरा यहाँ पे नहीं समझा सकता, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है ये एक लाइब्रेरी होती है, मतलब एक लोकेशन में कह रहा हूँ, लाइब्रेरी लोकेशन होती है कि जेडीके आई थिंक एंड जेआरई, उसके अंदर लाइब्रेरीज, यहाँ पे जाके ये पाथ आई थिंक करेक्ट है। ये बूटस्ट्रैप पाथ में जाके सर्च करता है जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपने रिक्वेस्ट दी है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन पाथ में सर्च करेगा जो EXT पाथ होता है, ठीक है, EXT पाथ होता है, और ये एप्लीकेशन जो आपका क्लास पाथ होता है उसमें सर्च करेगा जो भी आपकी जैसे होता है ना कि हम जार फाइल्स ऐड कर देते हैं अपने क्लास फाइल्स में, तो ये वहाँ पे सर्च करेगा। अब समझ में आया होगा कि हाँ क्लास लोडर क्या है। आई होप इस डिस्कशन से ना एक अच्छा सा आंसर दे पाओगे कैसे कि ये 3 टाइप के क्लास लोडर्स होता है। पूरा आर्किटेक्चर के समेत हमें ये आंसर देना है कि 3 टाइप के हमारे क्लास लोडर्स होते हैं। जेवीएम जब भी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की वो रिक्वेस्ट करता है और सब सिस्टम उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर कर देता है हमारा किस पे, सबसे पहले एप्लीकेशन पे, दूसरा हमारा एक्सटेंशन पे, तीसरा बूटस्ट्रैप पे। ये अपनी अपनी लोकेशन पे जो प्रीडिफाइंड लोकेशन है इनकी वहाँ पे सर्च करता है। अगर नहीं मिलता है, अगर मान लो कि कोई भी क्लास नहीं मिलती है इस पूरी हायरार्की के अंदर, तो क्या एरर आती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये आती है। CNF, ये कंप्यूटर साइंस वाला CNF नहीं है, मतलब क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए कि अगर अब मैं समझना चाहता हूँ कि ठीक है आपको अगर इंटरव्यूअर में पूछ रहा हूँ कि आर्किटेक्चर की नॉलेज आपने बता दिया कि है, तो दूसरा क्वेश्चन तुरंत यही आएगा कि यार हीप में और स्टैक में क्या डिफरेंस क्या है। देखो, जनरली जो स्टैक मेमोरी होती है वो ना फिक्स्ड होती है, और वो जितने भी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, मेथड नेम होते हैं, उनको असाइन होती है, ठीक है। और जो हीप मेमोरी होती है वो फिक्स नहीं होती एंड ये प्रोग्राम को असाइन नहीं होती, मतलब इसको यूज करता है प्रोग्राम इन अ रन टाइम, और यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। एक हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। अगर मैं इसमें समझाना चाहूँ, जैसे ये मेन मेथड है, राइट, मेन मेथड है और ये आर है, तो अगर मैं एक स्टैक बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक जगह मिल गई मेरी मेन को, टाइप, और एक जगह मिल गई मेरी आई को, मैं सॉरी आई कह रहा हूँ मैं जे को, ठीक है, और एक जगह मिल गई मेरे आर को, ARR को। तो ये पूरी ये जो होगी मेरी, ये क्या हो जाएगी, ये स्टैक मेमोरी हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी स्टैक होगी। और यहाँ पे आई भी है नीचे, तो आई को भी जगह मिल गई स्टैक में, राइट। लेकिन ये जो ARR जो होगा ये क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल्स है ना, एक रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो जगह होगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा होगा
अब मान लो कि एक हीप मेमोरी है, ठीक है, और हीप में इतना कोई जगह है जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ पे ARR इस जगह को पॉइंट कर रहा है, तो ये ARR इसको पॉइंट करेगा। समझ में आया कि हीप जो होती है रन टाइम यूज होती है प्रोग्राम के थ्रू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं मेनली, ठीक है। और जो स्टैक है इसमें हमारे जो भी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं और ये फिक्स्ड होती है। तो ये हमारा एक आंसर रहता है, ठीक है। हो सकता है ये आंसर इंटरव्यूअर थोड़ा सा और कुछ एक्सेप्ट करे इसमें से आपसे और थोड़ा और स्ट्रेस कर दे इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कैन जावा बी अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो जावा में सारी चीजें, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था जब मैं अपना लाइक फर्स्ट स्विच कर रहा था, तब एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। कंपनी थी मुंबई की, फिन करके एक स्टार्टअप था, ठीक है, उसका नाम क्या था, FYND ये था, ठीक है, ऐसा फिन करके, कोई मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है। उसने मुझसे ये पूछा था कि क्या जावा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तब वहां से मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ देखो, सारी चीजें जो बनती हैं जावा में वो क्लासेस में बनती हैं, और आप क्या करते हो ऑब्जेक्ट्स में उनको, जैसे क्लास ऑब्जेक्ट बनते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं इसमें बनती है और आप एक्सेस करते हो, राइट। लेकिन एक पॉइंट और है यहाँ पे, अगर इसको समझना चाहो तो, है ना, कि अब मैं बात करूँ किन चीज़ों की, लाइक इंटीजर की, राइट। अगर मैं इंटीजर की बात करूँ जो कि मेरी रैपर क्लासेस होती है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। इंटीजर क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जब इंट वैल्यू को इंटीजर में जब ट्रांसफर करते हो, अगर मैं ऐसे इसको लिख के ट्रांसफर करूँ यहाँ से, एज एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि ये इंटीजर है, राइट, और इंटीजर आई को मैं 10 करता हूँ, तो इस केस में क्या होता है कि इन दोनों केस में या तो वैल्यू यहाँ से आ जाए या यहाँ से आए, कि ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग होती है, राइट। बट ये चीजें तो मेरी समझ में आती है कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट है, बट ये तो प्रिमिटिव है ना, ये सॉरी ये तो ऑब्जेक्ट है, बट ये वाली वैल्यू तो प्रिमिटिव है ना, ये इंटीजर वैल्यू है। तो अगर सारी चीजें क्लासेस और ऑब्जेक्ट में हो रही है, तो फिर जावा ये प्रिमिटिव टाइप्स क्यों सपोर्ट करता है। तो इससे ये प्रूव होता है कि कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नो डाउट, बट कंप्लीटली नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। एज सेम क्वेश्चन अगर कोई तुमसे पूछे कि इंटरफेस और हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या है दोनों, 100% कौन सा इसमें से एब्स्ट्रैक्ट है, तो वही होता है ना कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को 100% नहीं बोलता, उसको मैं रिलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आंसर सेम वैसे ही दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम फोर्थ बात करें चीज़ों की कि JIT क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को फ्रेशर जब मैं दे रहा था इंटरव्यू तब मुझसे पूछा गया था, और कंपनी का नाम था शायद एक नोएडा की कंपनी थी, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, D1 करके ऐसा कुछ था, ठीक है। अब JIT क्या होता है देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा क्या है, स्टैंड फॉर द जस्ट इन टाइम एंड यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है। अब ये परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करता है मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली इसका काम कंपाइलर वाला नहीं है कि हर बार एग्जीक्यूट होगा, कि मैं हर एक चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तुमको भाई मशीन कोड दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझते हैं, देखो मान लो ये है JVM, ठीक है, और ये कोई पीस ऑफ कोड पड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ पे कुछ लाइंस पीस ऑफ कोड है ये वाली। अब ये मेथड है कोई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेथड है। अब इस मेथड को मैं बार बार एक्सेस कर रहा हूँ, मैं बार बार एक्सेस कर रहा हूँ JVM बार बार, क्योंकि मैं एक्सेस करूँ, मेरा प्रोग्राम एक्सेस कर रहा है, तो JVM बार बार एक्सेस कर रहा है, ऐसे समझते हैं, ठीक है। अब JIT क्या करता है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट होती है, क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट होती है, लाइक सपोज 5 सेट है, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता, 5 सेट है। अगर JVM ने इस प्रोग्राम को 5 बार लगातार रीड किया, तो हर बार उसको कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है, राइट, कि हाँ ठीक है मैं उसको रीड करूंगा, ह्यूमन जो कोड लिखा है उसको मैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा तब वो चलेगा। तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी कि हर बार मैं रीड कर रहा हूँ उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सब और फिर सारी चीजें हो रही है। तो जस्ट इन टाइम क्या करता है कि जो ये देखता है ना कि बार बार चीजें यूज हो रही हैं, मतलब एज एन फ्रेमवर्क में बात करूं तो फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो बॉलर बुलेट कोड हटा देते हैं, राइट। अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम वो सारे काम JDBC से भी तो कर सकते थे, हम स्प्रिंग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा कनेक्शन क्लासेस और हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। वो एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पे फिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे ही हम JIT क्यों यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये देखता है कि 5वीं बार थ्रेशोल्ड, भाई 5 बार 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 रीड कर रहे हो तुम किसी वैल्यू को, तो चलो मैं तुम्हारे लिए एक चीज करता हूँ कि इसका ना मैं मशीन कोड यहाँ पे लिख देता हूँ, तो तुमको बार बार कंपाइल्ड करने की जरूरत नहीं होती। और ये कौन करता है, ये करता है JIT, ठीक है। अब तुम इंस्टेड ऑफ इसके पास जाके और इसको रीड करके मत करो, डायरेक्ट इसको रीड करो,
ठीक है, तो तुमको ये द्वारा मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये सारा काम बच गया कि तुमको रीड करना है, मतलब रीड तुमको यहाँ भी करना पड़ेगा, लेकिन क्या काम बचा हमारा, कन्वर्ट करने का काम बचा, है ना। ठीक है, अब इसको ये बात समझ में आती है कि हम JIT क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आती है कि हम अभी भी क्यों यूज कर रहे हैं और क्लास लोडर क्या है, जस्ट लेट मी नो, मैं कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स और ये सब लिंक में मेंशन कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब आगे चलता है। अब हम देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है कि इज इट पॉसिबल दैट फाइनली ब्लॉक। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये PS में, ये पब्लिक सेपिएंट में पूछा गया था राउंड 2 में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन कुछ और था। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में था कि अगर मैं रिटर्न लगा देता हूँ, फाइन लगाता हूँ, तो उसको रिटर्न उसको क्या कर पाता है कि नहीं कर पाता, मतलब रिटर्न चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा वो क्वेश्चन था। वो मैं बताऊंगा जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्वेश्चन करेंगे तब। बट यहाँ पे क्या है, यस इट इज पॉसिबल टू फाइनली ब्लॉक को हम कैसे क्या कर सकते हैं कि हमारा फाइनली ब्लॉक ना चले। देखो अभी चलते हैं हम अपने IntelliJ पे। ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा, आई होप ये देख रहा होगा थोड़ा, है ना, कि ट्राई, मैं यहाँ पे जानबूझ के एक रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हूँ और यहाँ पे SOP। ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं। अगर मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ एग्जिट वाली लाइन को और मैं इसको चला देता हूँ, तो ये प्रिंट नहीं होगा फाइनली एग्जीक्यूटिंग वाला। कैसे नहीं प्रिंट होगा अभी देख लेते हैं। क्योंकि ये जो मैं अपने JVM को बता रहा हूँ कि भाई शट डाउन हो जाओ, मेरी मशीन जो चल रही है वो शट डाउन हो जाओ, ठीक है, नहीं हुआ। अगर मैं इस वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली लाइन मैंने कमेंट कर दी, इसको चलाता हूँ, ठीक है, तो ये फाइनली एग्जीक्यूटिंग। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। ओके, तो इरेज करते हैं इसको। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गार्बेज कलेक्टर, ओके, या गार्बेज कलेक्शन। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस इज फॉर फ्री ऑफ मेमोरी। कैसे, देखो एक ना कोई, मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, इसको हम समझते हैं ये बेसिकली क्यों हो रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड अननेसेसरी, उसको खाली करने के लिए। मतलब हमारा मेरा जो सिस्टम है उसका जो हीप एरिया है वो भरा ना रहे। अगर वो भरा रहेगा तो सिस्टम की परफॉर्मेंस धीमी होगी। ऐसे ही आपके फोन में होता है कि रैम भरी होती है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस धीमी हो जाती है, आप उसको क्लियर करते हो, राइट, ऐसे सिस्टम में होता है, सेम वही तरीका है। अब ये आंसर कैसे देना कि ये वो बताएगा कि मेरे को एलेबोरेट करो कि यार ये कब चलता है, कैसे चलता है, क्या चलता है, कि भाई फाइनलाइज मेथड कॉल होता है उसे गार्बेज कलेक्टर से पहले। क्या होता है कि गार्बेज कलेक्टर कैसे कॉल होता है कि JVM फाइनलाइज मेथड कॉल करता है ना, वहां से वो मेथड कॉल होता है, देखता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो तुमको क्लोज करनी है, नहीं करनी, या उसके बाद ये एक्चुअल में क्या करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है एस का, अगर वो तुमने न्यू ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है, स्टूडेंट, ये एक तरीका है, ये 2-3 तरीके हो सकते हैं इसके और हैं भी, ठीक है, बट मैं एक तरीका डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एलिजिबल नहीं है गार्बेज कलेक्टर के लिए, ठीक है, तो गार्बेज कलेक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मेरे पास रेफरेंस है, ये किसी एक मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, राइट, क्योंकि तुम एस बना रहे हो। अगर सेम मैं यहाँ पे करूँ कि एस इक्वल्स टू नल, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे एक मेमोरी थी, हीप एक मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है, एक ये मेमोरी यहाँ पे, और इस एरिया को ये एस पॉइंट कर रहा है यहाँ से, है ना। अब तुम क्या कह रहे हो, एस इक्वल्स टू नल, तुमने इसके रेफरेंस को नल कर दिया, तो अब इसका कोई सेंस बनता है ये गार्बेज कलेक्शन इसको क्यों रखे। तो वो क्या करता है, थोड़ी देर तक वेट करेगा और जो भी एलिजिबल होते हैं ऐसे रेफरेंस, जो जिनके पास उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता, उनको क्या कर देता है गार्बेज कलेक्टर, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये है पूरा गार्बेज कलेक्शन सिनेरियो। ठीक है, अगर और अच्छे से समझना है मैं आर्टिकल्स नीचे मेंशन कर दूंगा। इंटरव्यू वाइज ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आंसर इतना ही होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, वरना वो ज्यादा लंबा इंटरव्यू चला जाता है, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है लाइक व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास इन जावा एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट अ सिंगलटन क्लास। ओके, अब ये हमें क्यों यूज करनी है, पहले हमारा क्वेश्चन आता है यार हमारी जो सिंगलटन क्लास है हम यूज ही क्यों करते हैं, राइट, लाइक व्हाई सिंगलटन क्लास। तो ये भी पूछ सकता है कि क्यों यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं पूछता, वो यार डायरेक्टली कहते हैं कि सिंगलटन क्लास को तो इम्प्लीमेंट कर दो। तो सबसे पहले तुम्हें समझने की जरूरत है कि हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, राइट। अब एक फंक्शनलिटी है, सपोज करो एक फंक्शनलिटी वो मेरे को बार बार सिमिलर यूज करनी है, कोई एक क्लास है उसके अंदर एक फंक्शनलिटी वो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो इंस्टेंट ऑफ मेकिंग अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास फॉर ईच टाइम दैट वी आर रिक्वायरिंग दैट क्लास, राइट, तो हम क्या करेंगे कि वी विल मेक अ वन ऑब्जेक्ट एंड whenever the user want that similar functionality we will transfer that object, right, क्योंकि मेरे को अलग फंक्शनलिटी तो नहीं प्रोवाइड करनी है, उस यूजर को वही सिमिलर फंक्शनलिटी चाहिए, तो मैं क्यों ना उसी को एक सिंगलटन क्लास बना के वो प्रोवाइड कर दूं। तो इसी वजह से हम एक क्लास को सिंगलटन बनाते हैं। अब देखते हैं कि क्लास हमारी सिंगलटन कैसे बनती है।
देखो सबसे पहला तरीका क्या है, ये यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर को हम प्राइवेट कर देंगे, ये रहा। और कंस्ट्रक्टर को हम क्यों प्राइवेट करेंगे कि ताकि आउटसाइड से कोई ना बना पाए। अगर मैं सबको या चाइल्ड को या बाहर किसी को मैं वो फंक्शनलिटी दे दूंगा, मतलब वो एक्सेस दे दूंगा, प्रिविलेज दे दूंगा कुछ भी करने का, राइट, या कुछ भी क्या करने का, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का, तो वो नहीं बनेगा। मतलब अगर प्रिविलेज दे दूंगा तो वो बना पाएंगे बाहर से, राइट। और मैं वो नहीं चाहता कि कोई भी मेरी क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना पाए, तो वो अथॉरिटी मैं अपनी क्लास के पास, मतलब अपने पास ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक गेट इंस्टेंस का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मैं बार बार चेक कर लूंगा, ये प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट बनाया जो बाहर से एक्सेस नहीं होगा, स्टैटिक है और डेटाबेस है। स्टैटिक क्या है कि एक ही टाइम मतलब हर किसी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। एंड डीबी ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने चेक किया ये नल तो नहीं है, तो मैंने न्यू डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना दिया और रिटर्न कर दिया ये डीबी, ठीक है। अब यहाँ से मान लो आपके ड्राइवर कोई कोड है, आपका एक ड्राइवर कोड है, अब वहां से आप गेट इंस्टेंस कॉल करते हो पहली बार, ठीक है, ये वाला मेथड पहली बार कॉल करते हो। तो पहली बार तो ये कुछ नहीं होगा, नल होगा, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है, तो पहली बार में ये चला जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से आप गेट इंस्टेंस कॉल करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली रेफरेंस होगा उसका, राइट, तो ये नहीं चलेगा और ये डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा। समझ गए सिंगल डाउन कैसे काम करते हैं, हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग अभी तक जो मैंने स्विच किया है, ये पीएस में भी मुझसे पूछा गया था, और ये मुझसे किस में पूछा गया था, एक और स्टार्टअप था, एग्जैक्टली बहुत टाइम हो गया स्विच किए हुए, तो मेरे को एग्जैक्टली कंपनी का नाम याद नहीं रहा है, ठीक है। और ये एयरटेल में नहीं पूछा गया मुझसे, क्योंकि और कॉग्निजेंट में पूछा जाता है, लाइक मेरी जिनसे बात हुई है, फ्रेशर पे लेवल में मुझसे नहीं पूछा गया था। इन्फोसिस, विप्रो, ये सब में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि सीरियलाइजेबल एंड एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सीरियलाइजेबल जो होता है ना, एक्चुअली वो मार्कर इंटरफेस होता है। मार्कर इंटरफेस क्या होता है, मैजिकल, मैं इनको नाम देता हूँ, मतलब मैजिकल इंटरफेस, मतलब कैसे, क्योंकि इनके अंदर कुछ नहीं होता है। और जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी जो क्लास की जो फंक्शनैलिटी जो बिहेव करेगी, वो जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होगा वो उस तरीके की फंक्शनैलिटी को आपकी क्लास को प्रोवाइड करने के लिए। नहीं समझ में आया और दोबारा बोल दो, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, ठीक है, वो जेवीएम कंट्रोल करेगा। जो फंक्शनैलिटी जेवीएम ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जेवीएम के पास, वो आपकी क्लास को दे देगा, फिर वैसे ही आपकी क्लास बिहेव करेगी, राइट। ये है सीरियलाइजेबल, ठीक है। अब एक्सटर्नलाइजेबल क्या होता है इसमें, देखो ये ना आपको कंट्रोल देता है कि आप कस्टमाइज कर सकते हो उस बिहेवियर को जो सीरियलाइजेबल ने आपको दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर दो मेथड होता है कि राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल, ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, कि ये आपको जो सीरियलाइजेबल है, ये आपको कोई अथॉरिटी नहीं देता कि आपने बस इंप्लीमेंट किया और आपका काम खत्म। यहाँ पे जो देखेगा वो जेवीएम देखेगा, लेकिन सीरियलाइजेबल आपको अथॉरिटी देता है कि भाई ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यूज टू कस्टमाइज एंड कंट्रोल द डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, विच इज इंप्लीमेंटेड बाय योर एप्लीकेशन। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपको देता है कि आप जैसे बन चाहो वैसे कर सकते हो। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप चाहते हो कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं और कुछ और क्वेश्चंस में कवर करूं, किसी और टॉपिक पे कवर करूं, तो लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। आई एम हैप्पी टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।